हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही मेरी? आपको बताएं, आप सभी मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ, आप बताइए, अब आवाज आ रही? हेलो। हेलो। जी सर। आ रही है जी अब सर, आवाज? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही चल है। चल। चलिए, सबसे पहले आपका आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग इसकी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और आज आपकी तारीख है आपकी 21 जून। ठीक है, हम लोग बहुत एंडिंग पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, जहां से हम लोग का सिलेबस अब लगभग लगभग खत्म होने ही वाला है। ठीक है, लगभग लगभग क्या होता है, खत्म होने ही वाला है। ठीक है, लगभग लगभग हम लोग का सिलेबस खत्म हो जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 10 को स्टार्ट करके आज सुबह वाली क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है वो यूट्यूब पर जाके रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखेंगे। 1.5 घंटे की वीडियो है, उसमें आपको कॉम्पिटिटिव वे में जितनी लीगल पॉलिसी मतलब नीतियां और अधिनियम थे, सबके सबको कॉम्पिटिटिव वे में मैंने वहां पर पूरा का पूरा आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट होगी, हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, जहां पे इम्पेयरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे दोषग्रस्तता जो संबंधित होगी उन सब चीजों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सुबह वाली क्लास बताओ किसने किसने नहीं देखी? सुबह वाली क्लास देखी है सब लोगों ने? अगर नहीं देखी तो जरूर जाके देखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ। जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंट देखेंगे सबसे पहले। इम्प्लीमेंट देखेंगे, फिर हम लोग डिसेबिलिटी देखेंगे, डिसेबिलिटी देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे? हैंडीकैप देखेंगे। क्या देखेंगे? हैंडीकैप। ये तीन पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये इसको हिंदी में कहते क्या चीज है। तो सबसे पहले एम्पेयरमेंट को हम लोग कहते हैं दोषग्रस्ता। क्या बोलते हैं? क्या लिखेंगे? दोषग्रस्ता। हिंदी में भी लिखिए, दोषग्रस्तता लिख लिया। फिर इसको जो होता है डिसेबिलिटी को लोग दिव्यांगता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिव्यांगता। दिव्यांगता होता है आपका। फिर आपका हैंडीकैप जो होता है, हैंडीकैप को हम लोग अपंगता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपंगता। ठीक, सब लोग कहते हैं सब ये इन सब का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ेंगे इन तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। क्या तीनों में डिफरेंस होता है? ठीक है, तो जनरल वे में सब लोग यही जानते हैं कि ये तीनों एक ही प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम को नोटिफाई करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसको जो है बांटा किसने है, या इसकी कह सकते हैं इसके कंसेप्ट को किसने दिया है। तो आप कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 1980 में, ठीक है, दोषग्रस्तता 1900 किसने कहा था? ये कंसेप्ट इसके था 1980 में। किसने दिया था बताओ जरा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO ने। ठीक है, किसने? WHO ने इसकी संकल्पना बताई थी और दोषग्रस्तता को क्षति बताया था। क्या बताया? दोषग्रस्तता को क्षति बताया था आपका। ठीक ठीक है, और आपको दिव्यांगता को अक्षमता बताया था। अक्षमता बताया था, और अपंगता को इन्होंने क्या बताया? निःशक्तता। क्या बनाया था? तीनों तो देखने में एक जैसे ही लगते हैं। निःशक्तता,
ठीक, निष्ठता की बात करेंगे तो तीनों तो एक ही बात को इंडिकेट करते हैं, लेकिन तीनों में बहुत माइनर सा, बहुत छोटा छोटा सा अंतर है। अगर इसकी बात करेंगे कोई इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इसको कुल मिला के पूरा अगर एक कंसेप्ट के रूप में अगर देखा जाए तो इसको किसने दिया है, इसको हम बोलते हैं आई सी, ठीक है, ICIDH। कभी आपको इसका फुल फॉर्म लिखने को आएगा तो आप क्या लिखोगे, इसका लिखोगे इंटरनेशनल, लिखते रहिएगा इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ठीक, पहला हुआ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ, अब ऑफ की आई का मतलब ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्प्लीमेंट है, इम्पेयर कह रहे, इम्प्लीमेंट होगा ना, ऑफ इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट है कि इम्पेयरमेंट है, ये देखो जरा, रुको जरा देख लेते हैं। इम्पेयरमेंट है, इम्प्लीमेंट नहीं है ना, इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट है आपका, है ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट, ठीक है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज, disabilities and हैंडीकैप्स होता है। इसको जो है ये बताया था, किसने बताया था, इसको जो है WHO ने बताया। क्या किसने बताया था, लिखेंगे WHO ने 1980 में इसको बताया था। क्या बताया, ICIDH, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसको बात बताए कहेंगे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स डिफाइन इम्प्लीमेंट एज एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोसाइकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात बताई उन्होंने, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात बताई यहां पर, ठीक है, किसकी बात बताई है, असामान्यता की बात बताई है, शारीरिक क्रियात्मकता में जो कमी होती और शारीरिक संरचनाओं में जो कमी होती उसके बारे में ये बताते हैं यहां पर। लिख लिया, बताओ। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें हो गई, हम लोगों ने यहाँ पर जान लो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन इन्होंने, जो वर्ड इन्होंने बोला है उन वर्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लो। इन्होंने एबनॉर्मलिटी वर्ड पढ़ी है, सबसे पहले एबनॉर्मलिटी लिख लो, ठीक, एबनॉर्मलिटी लिखो सबसे पहले। एबनॉर्मलिटी को हम बोलते हैं असामान्य, असामान्यता हम लोग बोलते हैं। फिर आपका आता है दूसरा, लिखिए, दूसरा लिखिए फिजियोलॉजिकल, इसको बोलते हैं फिजियो, ठीक, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, इम्पेयरमेंट में आएगा नहीं, ये पूरे के पूरे, इसमें पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया ना, ये पूरा क्लासिफिकेशन जो पढ़ा है इसमें ये वर्ड को इन्होंने यूज किया है। फिर असामान्यता होती है, फिर होता है आपका शारीरिक, या बोलते हैं शरीर क्रियात्मक, शारीरिक क्रियात्मक होती है इसको, शारीरिक क्रियात्मक,
ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका, फिर इसके बाद आपका आता है एक वर्ड इन्होंने और यूज किया है, एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल बोला है ना, एनाटॉमिकल, ठीक है। एनाटॉमिकल मतलब शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना। अब जैसे अभी आपने पूछा कि ये तीनों जो है किसमें जाएंगे, अगर एक तरीके से पूछा जाएगा कि इन तीनों को हम किसमें डाल दें, तो आप कह सकते हो कि एनाटॉमिकल किसमें जाएगा आपका, एनाटॉमिकल किसमें जाएगा आपका, बताओ। एनाटॉमिकल शारीरिक संरचना जो अपंगता को बताएगी ना, तो यहाँ एनाटॉमिकल डाल दो, यहाँ पर क्या डालेंगे, एनाटॉमिकल। ठीक है, क्या डालेंगे, एनाटॉमिकल इसमें डाल दो, बताओ, लिखो। एनाटॉमिकल इसमें आ जाएगा। और जो शारीरिक रूप से होती दिव्यांगता, अक्षमता, तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, और इसमें एबनॉर्मलिटी आती है। एबनॉर्मलिटी आती है। क्लियर, यहां पर ये पॉइंट आप लिख लोगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताओ इतने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। हेलो, क्लियर है, बताओ यहां तक लिख लिया, चलिए जी सर, जी सर। इसको साफ करें, तब उसके बाद 1 बाय 1 उसमें लिखते हैं ना हम लोग। हाँ, आज तक कोई आया नहीं है तो हाँ सविता मैम भी नहीं आई। कोई नहीं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जब हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ ली, तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट में होता क्या चीज, इंपेयरमेंट की बात क्या होती है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो इंपेयरमेंट में क्या होता है, इंपेयरमेंट में होता है दोषग्रस्तता। क्या बोलते हैं, दोषग्रस्तता, मतलब कि क्षति। कहते हैं कि शरीर के किसी भी भाग में प्रॉब्लम हो जाना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे शरीर के, लिखिए शरीर के किसी भी भाग में प्रॉब्लम हो जाना। अब शरीर के किसी भाग में जब प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे इंपेयरमेंट कहेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉब्लम विथ स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स। याद रखिए, की पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स। याद किया, स्ट्रक्चर और ऑर्गन, एग्जाम में यही की पॉइंट पकड़ना है। जब कभी ऑर्गन में कोई भी चेंजमेंट होगा तो कौन सा आएगा आपका, इंपेयरमेंट में आएगा। कह रहे ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कैसे लेते हो, जैसे मान लो किसी की आंख में कोई प्रॉब्लम है, जन्म से तो कोई अंधा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंख में प्रॉब्लम आई और उसकी आंख चली। जब उसकी आंख चली गई तो शरीर के उसके किसी एक भाग में कोई ना कोई चीज कमी होगी ना, तो यहां पर इसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल में लिख लो, जैसे आंख में प्रॉब्लम होना, आंख में प्रॉब्लम, ठीक, जैसे आंख में प्रॉब्लम हो जाना। क्लियर है यहाँ पर इतना पॉइंट। कहते हैं कि दिव्यांग जो आपकी ये होती है, इसमें आपको ये चीजें पॉइंट क्लियर हुआ, बताओ पूरा चीजें बोलिए। जी सर।
ना, ये पॉइंट क्लियर है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटी में क्या होता है, डिसेबिलिटी में देखो क्या कहता है, डिसेबिलिटी में कहता है कि जब कभी मतलब कहते हैं कि दिव्यांगता को किसी प्रतिबंध या क्षमता की कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कहते हैं डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी। याद रखिए इसमें की पॉइंट क्या बनेगा आपका, इसमें आपका की पॉइंट बनेगा लैक ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ एबिलिटी। ठीक, लैक ऑफ एबिलिटी आएगी, मतलब कि क्षमता में कमी या क्षमता की कमी। लैक ऑफ एबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता की कमी। जब कभी भी किसी व्यक्ति में या खराबी, अब क्षमता में कमी क्यों आती है, कोई ना कोई चीज पार्ट खराब हुआ, मतलब खराबी के कारण, खराबी के कारण। अब क्षमता लैक ऑफ एबिलिटी मतलब ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट, क्या होता है, ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट, मतलब किसी भी क्षमता में कमी, जब कभी कमी होती है तो उस कमी में, जैसे मान लो इसमें क्या हुआ, दोषग्रस्ता में, अब आंखों में कमी हो गई ना, जब आंखों में जो ये कमी हो गई, इसी कमी को क्या कहा गया, इसी कमी को कहा गया डिसेबिलिटी। ठीक है। अब जैसे कोई भी, जैसे आप एग्जांपल में कह सकते हो कि कोई एक महिला है, वो तो सही से देख चले, लेकिन रास्ते में जाते हुए कोई गिल्ली डंडा खेला तो गिल्ली उसकी आंख में लगे, उसकी आंख चली गई, तो ये दोषग्रस्तता हो गई ना उसमें। ठीक, उसकी आंख चली गई तो ये हो गया आपकी दोषग्रस्तता। लेकिन जब इस कमी के कारण वो कोई काम नहीं कर पाई, क्षमता में उसकी कमी आ गई, इस क्षमता की कमी को डिसेबिलिटी कहा गया है। कहा जाता है कि जब कभी भी किसी गतिविधि को मानव के लिए सामान्य रूप से माना है लेकिन वो कर ना पाए, कहते हैं इसमें कि पर्टिकुलर एक्टिविटी ना कर पाना। इसमें क्यों पॉइंट लिखेंगे, पर्टिकुलर क्षमता में कमी और क्षमता की कमी, उसके जो ब्रैकेट में लिखे हो क्या लिखे, कैसे कैसे ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, खराबी के कारण, खराबी के कारण। अब जैसे मान लो डिसेबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, इसमें आप कह सकते हो कि इसमें जो है, कहते हैं कि इसमें दी गई विकलांगता विभिन्न प्रकार की दुर्बलताओं का कारण, जैसे उदाहरण के लिए हम फॉर एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में हम कह सकते हैं जैसे अंधापन। ठीक है, अंधेपन की अक्षमता कार्नियल अस्पष्टता होती है, मतलब कार्नियल के कारण, रेटिना का असामान्यता, ऑप्टिकल तंत्र, ये सब चीजें काम नहीं करती है। ठीक है, ये सब काम नहीं करती है आपकी। तो कुल मिला के ये की पॉइंट की पर्टिकुलर एक्टिविटी ना कर पाना ही आपका इसके अंतर आपका आता है। आर्य बात समझ में, जी सर। ठीक, अब यहाँ पर इसमें कहते हैं कि दीज स्ट्रक्चर, ये संरचनात्मक विकास विकार ही विकृति इम्पेयरमेंट है। संरचनात्मक विकार मतलब किसी भी चीज में, कोई भी चीज में कमी हो जाती, इसी को इम्पेयरमेंट कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, अब दोनों देखिए, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में दोनों में अंतर क्या है कि इम्पेयरमेंट कब होता है, जब कभी किसी भी शरीर में कोई भी भाग जो है क्या करे, प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम जब आती है तो उसको कहते हैं, अभी देखो यहाँ भी पूरी तरीके से अंधा नहीं हुआ है, याद रखना है, यहीं पर डिफरेंस आपको याद रखना है कि जब कभी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या चलने फिरने में कोई हाथ होते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कहते हैं दोषग्रस्तता। तो वो कहता है इसको इम्पेयरमेंट। अब इस इम्पेयरमेंट की वजह से जब हम नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, पर्टिकुलर जो डेली वे में हम एक्टिविटी करना चाहते थे वो नहीं कर पाते, जब हम एक्टिविटी करने में हमें प्रॉब्लम होती है तब जाके आपकी डिसेबिलिटी कहलाती है। अब डिसेबिलिटी क्या होगी, जब पूरी तरीके से मेरी आंख खराब हो जाएगी या किसी की भी आंख खराब हो जाएगी तो वो डिसेबिलिटी में, अगर उसमें सुधार होने की कोई गुंजाइश होगी तो वो दोषग्रस्तता में आएगी। आपको ये चीजें समझानी पड़ेंगी कि यहाँ पर अंधापन जो है इसमें आएगा और आंखों में कोई खराबी होगी तो आपका किस में आएगा, इम्पेयरमेंट में आएगा। इम्पेयरमेंट में रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं,
सुधार सकते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी में हम लोग सुधार नहीं, क्षमता कम कर जो होता है, जब नॉर्मल एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा तो हम सुधार क्या करेंगे। क्लियर। अब बात आती है हैंडीकैप की, कि हैंडीकैप क्या होता है। बताओ, हैंडीकैप में होगा कि यहां कहते हैं कि ए हैंडीकैप इज ए डिसएडवांटेज फॉर गिवन इंडिविजुअल resulting from a disability of impairment that limit or prevent the fulfillment of a role that is normal। कहते हैं अपंगता जो होती है किसी व्यक्ति के लिए एक नुकसान है जो एक दिव्यांगता या हानि के परिणाम स्वरूप होता है। अब याद रखो पहले वाले, अब देखो कहानी कैसे बनानी है। जैसे एक बालक है, वो बालक धीरे धीरे खेलता था, खेलते खेलते उसकी आंखों में प्रॉब्लम आई। जब आंख में प्रॉब्लम आई तो उसने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा बेटा आपके अंदर दोषग्रस्तता है, कमी है, इंपेयरमेंट है। कहीं ठीक है अंकल जी आप करिए ट्रीटमेंट। जब उन्होंने अंकल जी ट्रीटमेंट करते रहे लेकिन उसका उपचार नहीं कर पाए, उसको सॉल्व नहीं कर पाए, बच्चे की आंख चली गई। जब बच्चे की आंख चली गई तो कहा गया डिसेबिलिटी कहा गया। अब इस डिसेबिलिटी के कारण जो उसको झेलना पड़ रहा है तो कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटी न कर पाने के कारण जब उसको जो है नॉर्मल लोगों के साथ वो उठ बैठ नहीं सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं, कहते हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटी न कर पाने के कारण, लिखिएगा, लिखेंगे यहां पे लिखिए पर्टिकुलर एक्टिविटी ना कर पाने के कारण। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा आपसे ना, कहते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी ना कर पाने के कारण नॉर्मल लोगों, चलिए नॉर्मल नॉर्मल लोगों के जैसा, नॉर्मल लोगों के जैसा व्यवहार नहीं कर पाना। ठीक है, नहीं कर पाना। ठीक, समझ में आ रहा है। नॉर्मल लोगों जैसा व्यवहार नहीं कर, तो नॉर्मल एक लाइन कह सकते हैं नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह पाता है तो उसे हैंडीकैप कहते हैं। जो नॉर्मल लोगों की तरह के नहीं रह पाते उनको हम हैंडीकैप कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो क्या कहते हैं, तो अब तीनों की कहानी आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। बताओ समझ में आ रहा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही? जी सर। तो बोलो भाई, मैं हेलो हेलो बोल रहा हूँ 3 बार बोला। सर वो दिख रहा है। अच्छा अच्छा, चलो अब यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं तीन के तीनों को, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। अब यहाँ पर बच्चे की आंख जब चली जाती है तो वो क्या करता है, अब उसको प्रॉब्लम होती, अब वो अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने में, नॉर्मल बिहेव करने में परेशानी होती है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हैंडीकैप बोला गया है। क्या बोला गया, हैंडीकैप बोला गया है। क्लियर है, बताओ क्लियर है पॉइंट। अब एक कहानी आप बना सकते हो कि नहीं। मान लो एक लड़का है, वो फुटबॉल खेलना चाहता था, फुटबॉल खेलते खेलते उसके पांव में, घुटनों में दर्द होने लगा। जब घुटने में दर्द होने लगा तो उसके अंदर इंपेयरमेंट आया। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसके जो है पैर का ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने का पता चला कि अब वो कभी चल नहीं पाएगा। तो ये हो गया डिसेबिलिटी आ गई उसके अंदर। जब वो डिसेबिलिटी आ गई फिर वो अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, फ्रेंड लोगों के साथ फुटबॉल नहीं खेल सकता, उठ बैठ नहीं सकता उनके जैसा। तो ये आ गया उसके हैंडीकैप आ गया। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो, समझा सकते हो। पूरा क्लियर है पॉइंट 1 बाय 1। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।
अगर एक लाइन में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, देख लो। सबसे पहले कहेंगे इम्पेयरमेंट क्या है, कहेंगे इम्पेयरमेंट रिफर्स टू ए प्रॉब्लम विथ ए स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैंने पहले लिखा था स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, मतलब कि शरीर जो, मतलब कहते हैं कि शरीर की संरचना या अंग के साथ जब कोई समस्या को संदर्भित किया जाता है, कोई समस्या को बताया जाता है, ये समस्या पर, ये ऑर्गन पे समस्या पर बनाती है। ठीक, प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, प्रॉब्लम को बताती है। फिर डिसेबिलिटी में क्या होता है, डिसेबिलिटी में या दिव्यांगता में कहते हैं यह एक विशेष गतिविधि के संबंध में कार्यात्मक सीमा को बतलाता है। कहता है डिसेबिलिटी इज ए फंक्शनल लिमिटेशन विथ रिगार्ड टू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। कहता है सीमित कर, कहता है पर्टिकुलर एक्टिविटी को सीमित कर नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है। लिमिटेड रिसोर्सेज में हो जाता है, भाई ज्यादा बच्चा वो दौड़ नहीं सकता है, खेल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है ज्यादा दूर तक, ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक, लेकिन जब इसकी वजह से वो और लोगों के साथ उनके जैसा बिहेव नहीं कर पाता, कह सकते हैं अपंगता एक पर्यावरणीय कारक को संदर्भित करता है जो सामान्य जीवन की भूमिका को निभाने में रुकावट का काम करता है। तो ये तीनों के तीनों आपको समझ में आ गए हैं, बताओ। सेल्वी है और कौन है, सोनाली है, बताओ। सेल्वी कौन है, समझ में आया? चलो बताओ। हाँ हाँ, चलो सेल्वी बताओ पूरा क्या होती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू, अपने हिसाब से कोई एग्जाम्पल बताओ। बताओ। मॉडल की तरफ चलते हैं। आईसीएफ मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्या होता है आईसीएफ का, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे आईसीएफ मॉडल। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे आईसीएफ मॉडल के। आईसीएफ मॉडल, आईसीएफ मॉडल की हम बात करते हैं तो आईसीएफ मॉडल क्या होता है, वो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। इसका फुल फॉर्म आता है लिखने को, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शनिंग या फंक्शनिंग, ठीक, फंक्शनिंग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कामकाजी। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो यहां तक तो ये होता है आईसीएफ मॉडल, लेकिन इसके साथ दो लाइन और जोड़ी जाती है। दो लाइन और क्या जोड़ी जाती है, कहते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, फिर इसके बाद बोलते हैं डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। क्या होती है, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा होता है। इसको बोलते हैं कार्य विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, कार्य विकलांगता, ठीक है, कार्य विकलांगता और स्वास्थ्य, ठीक है, कार्य विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण आपका आता है। ठीक, वर्गीकरण आता है आपका, तो ये आपका होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसकी बात हम लोग पढ़ेंगे कि ये आखिर कहता क्या है। ये इसको भी जो है WHO ने सन 1980 ईस्वी में ही बताया था यहाँ पर। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग।
तो इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये कहता है कि WHO कहता है इसमें कि ये कहता है कि WHO ने ही इसकी स्थापना करी थी और इसको जो है इशू कब किया था। अगर आपसे पूछा है ICF मॉडल कब आया था, तो ICF मॉडल को याद रखिए 2001 में आपका आया था। कब आया था? 2001 में आया था। 2001 में और क्या आया था? SSA आया था। इससे पहले मैंने पढ़ाया आपको SSA आता है, तो SSA में भी है ना 2001 दोनों वो भी आता है, 2001 में ये भी आपका ICF मॉडल आता है। ठीक है, क्लियर है। इसको जो है WHO ने जो सन 1980 इसमें क्लासिफिकेशन आपको पता है ना, आपको इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप पढ़ के आया क्लासिफिकेशन के, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में ही हम बात करेंगे। तो इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में हमको मिलता है आपका, इसको कहते हैं ICF। ठीक है, क्या बोलता है? ICF और DH, ICF DH मिलता है आपका। लेकिन जो आपका सन 1980 में जो बना था उसका नाम क्या था जरा बताओ? जो 1980 में बना था, ये तो आपका 2001 में 1980 में जो बना था उसका नाम क्या था बताओ? उसका नाम था क्या था? ICIDH बना था वो आपका। ठीक है, यहाँ पर यही अंतर है, यहाँ पर I है, यहाँ पर F है, और ये आपका 2001 में आया, ये दो, और ये 1980 ईस्वी में आया। ये दोनों में अंतर यानी इन्होंने रोग के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया? रोगों के बारे में बताया था। रोग में क्या था आपका? अगर हम इसकी बात करते हैं मुख्य रूप से 1980 में जो बताया गया था, इसके अनुसार जो आपको डिजीजेस बताई गई थी, क्या बताई थी? डिजीज बताई गई थी। डिजीज मींस क्या होता है? डिजीजेस मींस बोलते हैं रोग। क्या बोलते हैं? रोग, डिजीजेस। और डिजीजेस में रोग कौन कौन से बताए जरा बताओ? सबसे पहले क्या होता है? इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट बताया था नंबर 1। नंबर 2 डिसेबिलिटीज बताई थी, डिसेबिलिटी बताई थी। नंबर 3 पे क्या बताया था आपका? डिसेबिलिटी के साथ साथ नंबर 3 पे आपको बताया था हैंडीकैप बताया था, हैंडीकैप बताया था। लेकिन अब जब हम देखेंगे इसके आगे कहानी की ICF में क्या कहा गया है, ICF के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जब मई 2001 में जब ये बनता है तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अन्य बीमारियों के साथ अलग अलग उपकरणों, कहते हैं कि इन्होंने टूल के बारे में बताया है कि इन ये जो हैंडीकैप लोग हैं इनके लिए टूल्स, किस तरीके के उपकरण को यूज किया जाए कि ये मेन स्ट्रीम में इनको हम जोड़ सकें। कहते हैं कि कामकाज विकलांग स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के संदर्भ में जीवित अनुभवों और प्रतिबंधों का वर्णन करते हुए एक सांख्यिकी उपकरण का प्रयोग किया है। ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें यूज किया। तो इन्होंने कुल मिला के हम देखेंगे इनके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इन्होंने क्या क्या चीजें पॉइंट को नोटिफाई किया, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसको साफ कर दे रहे, तब जाके जगह बनेगा ना हम लोगों के पास। ये सब पूरा का पूरा हम साफ कर दें, इसके बाद फिर जगह बनेगा बोर्ड में कि क्या है ICF मॉडल के बारे में, आखिर क्या चीजें कह रहे हैं। तो ICF मॉडल को अगर हम देखना चाहेंगे तो इसको हम लोग दो रूपों में देख सकते हैं कि इन्होंने इनका जो स्ट्रक्चर था इन्होंने दो भागों में बांटा इन्होंने। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर? इनकी जो संरचना है 2 पार्ट्स में डिवाइड करी इन्होंने। 2 पार्ट्स में कौन कौन सी? इन्होंने फंक्शनल एंड डिसेबिलिटीज के बारे में बताया। सबसे पहले क्या बताया? फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनिंग या फंक्शनल, फंक्शनिंग एक बताया है, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज बताइए। ठीक है, और दूसरा बताया है कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स बताया है। क्या बताया? कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स बताया है। ये दो पॉइंट्स पे ही इन्होंने पूरी की पूरी ICF मॉडल को डिफाइन किया, ICF मॉडल को बताने का प्रयास यहां पर किया इन्होंने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए
कि आईसीएफ मॉडल ने इनको स्ट्रक्चर बनाया तो है, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने से पहले इन्होंने कंपोनेंट्स कौन कौन से बनाए थे, तो लिखेंगे कंपोनेंट्स। ठीक, कंपोनेंट्स लिखेंगे। कंपोनेंट्स में क्या क्या आपका आएगा, तो उन्होंने बोला पहले पॉइंट बोलते हैं शरीर के कार्य और लोगों के ढांचे के बारे में बताया। तो पहला पॉइंट क्या बताया, पहला पॉइंट बताया है द बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पीपल। क्या लिखेंगे, द बॉडी फंक्शंस, दिख रहा है, बताइए, द बॉडी फंक्शंस एंड, हटो वहां से ना, सामने से हटो, वहां से हटो जाओ। हाँ, क्या है, द बॉडी, कह रहे कि द बॉडी फंक्शंस, क्या है, द बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, द बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्यूपिल, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूपिल की बात करते हैं। ठीक, प्यूपिल हिंदी में क्या कहेंगे, लिखेंगे शरीर के कार्य, शरीर के कार्य और, ठीक है, शरीर के कार्य और लोगों के ढांचे के बारे में बताया है, लोगों के ढांचे के बारे में इन्होंने बताया, पहला पॉइंट क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, फिर इसमें और क्या कहता है, फिर इसमें कहता है कि लोग जो गतिविधियां करते हैं उनके जीवन जो भाग है, कैसे कि द एक्टिविटी पीपल डू एंड द लाइफ एरिया इन विच दे पार्टिसिपेशन, उनके जो पार्टिसिपेशन होते हैं उनके बारे में बताया है। फिर उन्होंने फैक्टर्स के बारे में लेके बताया, तो काफी चीजें कंपोनेंट्स लेकर बताए हैं, लेकिन मेन जो इनका स्ट्रक्चर जो इन्होंने क्रिएट किया है, जो बनाया है, मुख्य रूप से दो ही बनाया है, इन्होंने दो ही पार्टों में डिवाइडेशन करके इन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले इनके डिवाइडेशन करेंगे। इनका डिवाइडेशन लिख लो, बना लो बहुत कायदे से, क्योंकि एग्जाम में ये आ भी सकता है ना, कि इसको समझना है। सबसे पहले टू पार्ट्स है। सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटीज बनाई, दूसरा आपने बनाया कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स बनाए। तो इसमें देखो कौन कौन से आते हैं, इसके डिवाइडेशन में कौन कौन सा आता है। सबसे पहला आता है आपका बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर आता है। सबसे पहले क्या आता है, बॉडी फंक्शन, ठीक है, बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स आता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा, इसके आएगा फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटीज के अंदर। और इसमें क्या बनाते हैं, पहला तो ये ए पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, ए वाला पार्ट हुआ। बी वाले पार्ट में क्या आएगा आपका, बी वाले पार्ट में कहता है एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन आता है। क्या आता है, एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एक्टिविटीज और पार्टिसिपेशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। क्या होगा आपका, सबसे पहला आपका आईसीएफ मॉडल जब हम लोग पढ़ते हैं तो आईसीएफ मॉडल के स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर होते हैं आपका, एक फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटीज होता है, दूसरा कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स होता है, जिसमें हम लोग फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटीज के जो डिवाइडेशन करते हैं वो आपका पहला ए वाला बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स होता है, बी वाला सेक्शन जो होता है एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन होता है आपका, और इसके बाद इसी के साथ एक और होता है सी वाला। क्या बनता है, सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, सी वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन बोलते हैं ना। ये पार्टिसिपेशन ये अलग से आता है आपका। ठीक है, क्या आता है, पार्टिसिपेशन। ये इसी को हटा दोगे तब भी ये अलग से बनेगा ना, एक्टिविटीज और फिर पार्टिसिपेशन। ठीक, पार्टिसिपेशन आता है, जस्ट सेकंड, हाँ से पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक।
ठीक है। यहाँ पर होगा आपका पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पर आपका। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर लेकर ही चलते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर बना है, इनके स्ट्रक्चर में पहले ये 3 स्ट्रक्चर क्वेश्चन कैसे आए एग्जाम में माइंड में बताइए, तो वही आप देख लेंगे। कहेंगे इनके स्ट्रक्चर में 2 पार्ट जो दिए हैं, तो ये किस पार्ट के अंतर्गत बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आएगा, एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन, ये 3 पॉइंट्स किस में आएगा, या तो इसमें या इनमें, इन दोनों में आपको बताना है इसमें। क्लियर पॉइंट। फिर क्या आता है कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स में कौन कौन आता है, तो कॉन्सेप्चुअल फैक्टर में 2 फैक्टर्स आते हैं आपका, ठीक। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है, एक पर्सनल फैक्टर आता है। क्या आता है, इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है और एक पर्सनल फैक्टर आता है। ठीक है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है और दूसरा पर्सनल फैक्टर आता है आपका। पर्यावरणीय कारक आता है, एक व्यक्तिगत कारक आता है आपका। ठीक है, कैसा आता है, एक पर्यावरणीय कारक आता है और एक व्यक्तिगत कारक आता है। तो यहाँ पर ये पूरा पॉइंट क्लियर हो रहा है, बताओ सबको। बताओ भाई। क्लियर हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं आप एक की पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा, जो ये डिवाइडेशन हुआ है, ये कॉन्सेप्चुअल जो फैक्टर होता है, कुल मिला के ये एक एक्टिविटीज होती है। ठीक, ये कुल मिला के एक ये एक्टिविटीज बनता है, जिसमें एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये एक्टिविटीज से आपकी चार की चारों चीजें आपकी जुड़ी रहेंगी। ठीक है, हम कह सकते हैं कैसे बनाएंगे इसके लिए, इसका ग्राफ अगर बनाओगे, इसका ग्राफ दूसरे, पहले इस तरीके से बना लो, फिर दूसरे तरीके से इसका ग्राफ बना के हम देते हैं आपको ना। ये बना लिया, ये बन गया जी सर। चल, ये वाला बन गया। अब दूसरा जो बनेगा वो दूसरा देखो, दूसरा कैसे बनेगा इसका ग्राफ। अब हम लोग देखेंगे हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग, लिखेंगे हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर डिसऑर्डर और डिजीज, जो डिजीजेस बनती है, ठीक है, डिजीजेस जो बनती है, डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस जो होती हैं, ये सबसे पहले उन्होंने बॉडी फंक्शन बताया है, बॉडी, ठीक, बॉडी फंक्शंस होता है, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, स्ट्रक्चर होगा पहले पॉइंट में, ये होगा। ठीक है, फिर इसके बीच में जो आता है आपका एक्टिविटीज आती है, एक्टिविटीज आता है, ठीक है, एक्टिविटीज आता है। फिर आपका इसमें क्या बनेगा, वो पार्टिसिपेशन, ठीक, पार्टिसिपेशन आता है, ये आपका इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, ये हुआ। फिर इसी के साथ जो है आपका क्या होता है, ये दोनों जो है आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। क्लियर, ये जो है आपका ऐसे आपस में जुड़ा होता है तीनों। क्लियर, ये तीनों। अब इसी का जो मिड पॉइंट होता है एक्टिविटीज से ये दो और बनते हैं आपके। कौन कौन से दो बनते हैं बताओ जरा। एक बनता है इन्वायरमेंटल फैक्टर बनता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, और दूसरा क्या बनता है आपका पर्सनल फैक्टर। ठीक, तो मेन कौन काम कर रहा है, मेन एक्टिविटीज काम कर रही है। एक्टिविटीज की वजह से बॉडी फंक्शन को प्रभावित होता है, एक्टिविटीज से पार्टिसिपेशन प्रभावित होता है, एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट प्रभावित होता है, और एक्टिविटीज से पर्सनल फैक्टर प्रभावित होते हैं। क्लियर, हिंदी भी लिखते हैं इसकी, चलो हिंदी लिख देते हैं, हिंदी भी लिख लो, लिखिए, हिंदी लिखते, हिंदी भी लिखते, बताओ, बोलिए। जी सर।
हाँ, शरीर हाँ के सर पूछिए। कार्य, ठीक है, शरीर के कार्य और संरचना, और संरचना, ठीक है, ये होता है। अब फिर इसके बाद एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? गतिविधियां। गतिविधियां होती है। पार्टिसिपेशन में होता है भाग लेना, भाग लेना हो जाएगा। फिर आपका पर्सनल फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत कारक होता है आपका, ठीक। और आपका इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय कारक होता है, कारक होता है, ठीक। सबका हम लोगों ने लिया, चलो चारों का, ठीक। तो ये आपकी इतनी चीजें, ये होता है, ये इंटरेक्शन बिटवीन आईसीएफ मॉडल है ना। आईसीएफ कंपोनेंट्स, जो इनके कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स का डिवाइडेशन इन्होंने इस तरीके से करके बताया यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट? बताओ, क्लियर है इसमें? ठीक है। चलो लिख बना लो, उसके बाद आगे बताते हैं। चलो इसमें और बात करेंगे तो इसमें जो हम लोगों को और भी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। इस ये कहते हैं आईसीएफ मॉडल जो है एक तरीके का स्टैटिकल टूल्स है आपका। क्या है? एक तरीके का स्टैटिकल टूल्स है। इसमें देखिए कैसे स्टैटिकल टूल्स को हम यूज करते हैं, कौन कौन से स्टैटिकल टूल्स के बारे में ये बता रहा है हमें, ठीक है। अगर हम स्टैटिकल टूल की बात करेंगे तो ये एक तरीके का स्टैटिस्टिकल टूल है, ये आपका सांख्यिकी उपकरण है। सांख्यिकी उपकरण में इसमें लाइव एक्सपीरियंसेस आता है, इसमें लाइव एक्सपीरियंसेस को हम लोग लेते हैं, एक्सपीरियंस को, ठीक है, लाइव एक्सपीरियंस को लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लेते हैं, कहते हैं कि लोगों के फंक्शन और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? लोगों के फंक्शन और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद क्या कहता है? इसमें कहता है पार्टिसिपेशन एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज को देखते हैं, ठीक है। फिर और क्या कह रहा है इसमें? और इसमें कहता है कि लाइव एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि लाइव एक्सपीरियंस, ये लाइव के एक्सपीरियंस डालेंगे ना, वहां पे लाइव है, यहाँ पे लाइव के, लाइव के लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे, ठीक है, लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे इन्वायरमेंट पर, इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव डालते हैं, ठीक है, क्या प्रभाव डालते, इसको देखा जाता है इसमें कुल मिला के ना। अब जैसे कहा जाता है कि लाइफ के एक्सपीरियंस को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, चेक करेंगे, तो कहते हैं लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है हमारे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो है हम लोग नहीं, जो 50 साल के हो गए होते हैं उन लोगों को इसके प्रॉब्लम के बारे में पता रहता है पहले से, ठीक है। फिर इसमें देखिए एप्लीकेशंस, ये आईसीएफ के एप्लीकेशंस आते हैं एग्जाम में, लिखेंगे आईसीएफ के एप्लीकेशंस, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आईसीएफ,
ये एग्जाम में पूछा आता है। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ICF, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ICF। देखो कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है इसमें। सबसे पहला होता है स्टैटिकल टूल, नंबर 1। स्टैटिस्टिकल टूल होता है आपका नंबर 1। नंबर दो पे आपका आता है रिसर्च टूल, ये आता है एग्जाम में, रिसर्च टूल आता है। नंबर तीन पे और कौन आता है, क्लिनिकल टूल आता है आपका, क्लिनिकल टूल आता है आपका। नंबर 4 इसमें और कौन आता है, इसमें आता है सोशल पॉलिटिकल टूल आता है, सोशल पॉलिसी टूल आता है, सोशल पॉलिसी टूल आता है आपका। और इससे पांचवा जो आता है, पांचवे का नाम है एजुकेशनल टूल। क्या आता है, एजुकेशनल टूल आता है। इसमें जो एग्जाम में पूछा गया सीट फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, सीट फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया था। सीट फ्रेमवर्क क्या है बताओ, पता है सीट फ्रेमवर्क क्या है? हेलो, सीट फ्रेमवर्क पता है आपके में आता है सीट फ्रेमवर्क? दिख रहा है, सीट फ्रेमवर्क दिख रहा है। सीट फ्रेमवर्क में एस का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, टी। इसी को फुल फॉर्म पूछते हैं बस। सीट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट एनवायरनमेंट एक्टिविटीज एंड टूल। क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका पहला, दूसरा ये स्टूडेंट केयर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हो जाएगा, और ए का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब टूल हो जाएगा आपका, ठीक है, टूल हो जाएगा। ये आपका इतना पूछते हैं आपका। क्लियर है इतना? तो ये आपका हाँ जी सर। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, एप्लीकेशंस आप हम लोगों ने पढ़ लिए, एप्लीकेशन देख लिए सब ना। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब इसमें क्वालिफाई एक वर्ड आता है, क्वालिफायर। क्या आता है, एक वर्ड क्वालिफायर आता है। क्वालिफायर का मतलब क्या होता है बताओ, क्वालिफायर का मतलब क्या होता है? क्वालिफायर की हम बात करेंगे, क्वालिफायर क्या होता है इसमें कहते हैं यह जो है एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें जो है कहते कि यह जो है एक तरह का कंडीशन है जो हमारे शरीर में कमी है उसको बताता है। क्या बताता है, लिखेंगे यह एक तरह का, यह एक तरह का इंडिकेटर है, यह एक तरह का इंडिकेटर है जो जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में कमी है, जो हमारे शरीर में कमी है उसको
बताता है, ठीक है, उसको यहाँ पर बताने का काम करता है कुल मिला के ये, ठीक है, क्वालिफायर इसी कहते हैं। तो एक पॉइंट में कह सकते हैं कि ये हमें क्या होता है, डिसेबिलिटी को बताता है, डिसेबिलिटी को बताता है, ठीक। ये पॉइंट क्वालिफायर की इतनी कंडीशन, इतनी कहानी है आपकी, क्लियर है क्वालिफायर के बारे में? बताओ। क्लियर है? स्ट्रक्चर पूरा पूरा समझ में आ गया हम लोगों को, आप लोगों को पूरा पूरा चीजें बताओ, कोई चीज छूटा तो नहीं? ये सब आईसीएफ मॉडल में ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर आपको और हमको पता होना चाहिए आपके ना। अब क्वालिफायर के लिए ने 5 पॉइंट स्केल का यूज करते हैं, लिख लीजिएगा क्वालिफायर के लिए 5 पॉइंट स्केल, ठीक है, 5 पॉइंट स्केल का यूज करते हैं यहां पर, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 पॉइंट स्केल का ये लोग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने इतनी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, क्लियर है इतने पॉइंट यहां तक सबको क्लियर आईसीएफ मॉडल तक? तो 5 पॉइंट स्केल मतलब इसका क्या क्या बोले? 5 पॉइंट 5 पॉइंट स्केल होता है, ये स्केल होता है, सबसे पहले गुड होता है, फिर उसके बाद बैड, गुड के सबसे पहले मतलब 5 पॉइंट स्केल ऐसे बनता है, ये है ना नंबर, यहाँ पर होगा 1 2 3 4 और ये 5, तो ये सबसे बेस्ट होगा, फिर ये होगा कम अच्छा होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा, ये बुरा होगा, मतलब ऐसे चलता है, ये स्थिर होता है, फिर ये कम अच्छा होता है, फिर एकदम बहुत कम अच्छा होता है, फिर ये अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा होता है, ऐसे स्केल्स बनाए जाते हैं आपके, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज की डेट में क्या क्या पढ़ लिया, कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट पढ़ लिया, डिसेबिलिटी हैंडीकैप पढ़ लिया और क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ आईसीएफ मॉडल पढ़ लिया। अब बचा है रेडीनेस ऑफ स्कूल एंड मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, मतलब कि इंक्लूसिव मॉडल में जो मॉडल्स यूज करे जाते हैं उन मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, फिजिकल मेंटल और काफी चीजें भी बाकी हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट कल की डेट में नहीं परसों की डेट में हम लोग पढ़ेंगे, कल की डेट में क्लास नहीं हो पाएगी ना, कल की डेट में क्लास नहीं होगी, परसों हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, क्लियर? ठीक है ना? ओके सर। चलिए, तो और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिए और अपने रिवीजन जरूर करिएगा ना, क्वेश्चन पेपर के साथ जरूर ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर तो लगाइए, लेकिन रिवीजन भी आप करते रहिए, सुबह शाम दोनों टाइम ना, 1-1 घंटे का रिवीजन जरूर करो आप, क्वेश्चन पेपर लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन रिवीजन जरूर करो आप लोग, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद सभी को।